वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स के इस चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी न्यूज़ रही है 16 दिसंबर की। और ये जितनी भी न्यूज़ है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, ये आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल होने वाले हैं। और अभी आपने रिसेंट में देखा भी होगा कि एसबीआई ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है क्लर्क से रिलेटेड। तो हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ रिलेटेड है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से। कोई भी न्यूज़ आती है उसमें कई सारे फुल फॉर्म्स होते हैं, तो उन्हें जरूर याद रखें। तो फाइनली एचपीसीएल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप एक टाइप का सिंपल सा समझौता कहिए, वो किया है। और ये समझौता किसके साथ किया है? तो यहाँ पर नाम आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये समझौता किया गया है लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि आप अ, अपने लेवल पर यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर पाए। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हैं, ये एपीआई क्या होता है, लॉजिस्टिक्स क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए एपीआई का सीधा सा मतलब यहाँ पर है एप्लीकेशन, क्योंकि चीजें हमारे लिए समझना जरूरी है, तभी ये न्यूज आप समझ पाएंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इंटरफेस कई जगह यूज में आता है, जैसे यूपीआई में आ गया। तो मतलब है क्या? तो ये एक टाइप का समझिए, आप डिजिटली चीजों को लॉन्च करना चाहते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। और ये किसमें हमारा हेल्प करेगा? ये लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। दैट मीन्स इस डिजिटल ट्रांसफॉर्म पे हमको कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एक्सचेंज कर पाएंगे। अब इसीलिए ये चीज न्यूज में आई है कि ये जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस है, डिफरेंट टाइप के, उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, दैट मीन्स एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट किया जाए। और इस इंटीग्रेशन को करने के लिए दो लोगों ने आपस में दैट मीन्स एग्रीमेंट किया है। अब सबसे पहले एपीआई तो हमें क्लियर हो गया कि भाई एपीआई क्या है, लेकिन ये लॉजिस्टिक्स भी वर्ड आया है, तो ये भी समझ लीजिए लॉजिस्टिक्स क्या होता है। तो लॉजिस्टिक्स की सीधी सी बात कीजिए, किया जाए तो ये एक टाइप का ओवरऑल प्रोसेस है। जैसे अगर आप मान लीजिए ट्रेड या किसी भी टाइप की चीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स, भाई चीजों को स्टोर करना होता है। स्टोरेज के साथ डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को आप कैसे मैनेज करेंगे, उनका स्टोरेज कैसे किया जाएगा, उनका दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से लेकर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से वो ओरिजिन कर रहे हैं और कहाँ पर उनका कंजम्पशन हो रहा है, इन सारी चीजों को मैनेज करना के काम किसके अंतर्गत आता है? लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। अब एक ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जितने भी, जैसे आप चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर डेटा लोगों के पास मौजूद हो पाए। इसलिए यहाँ पर एचपीसीएल और एनएलडीएस, जो कि लॉजिस्टिक डेटा सर्विस का ही पार्ट है, उसने यहाँ पर एक दैट में समझौता किया है। जिससे होगा क्या? पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस कर पाएंगे, कार्य में ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ेगी, दैट मीन्स आप बेहतर हो पाएंगे। और इंडिया में लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नए नए इनोवेशन, जैसे कि यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई, डिजिटली चीजों को लिंक करने की बात आई, तो डिजिटल इनोवेशन को हम बढ़ावा दे पाएंगे। इसीलिए दोनों लोगों ने मिलकर एपीआई लॉन्च किया है। आइए समझते हैं आगे इसके और कौन कौन सी चीजें इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले एचपीसीएल एपीआई यूलिप प्रोवाइड फ्यूल स्टेशन। अब देखिए, आपने कहा डेटा को एक्सचेंज किया जाए या सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाए, तो दैट मीन्स जैसे ही आप इस टाइप की एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, आपको कहाँ कहाँ पर फ्यूल स्टेशन, प्राइस कैसे वेरिएबल कर रहा है, मतलब प्राइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी का पता, एक्चुअली रियल टाइम आपको एक्सचेंज रेट को पता लग जाए, और कहाँ कहाँ डिफरेंट लोकेशन पर फ्यूल स्टेशन है ऑल ओवर इंडिया, इसके बारे में भी पता चल जाए। तो डिजिटली एक इनोवेशन का पार्ट होता रहा। अब इस डेटा का यूज करके जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, जो चीजों को स्टोर कर रहा है, स्टोरेज के साथ साथ उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, वेयर हाउस है, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन को अपनी जितनी भी प्लानिंग है और उनको प्लान को काम कैसे करना है ग्राउंड पर, वो इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। और इससे जो कॉस्ट है वो भी कम आएगा,
कई सारी एजेंसीज को आप अलग अलग इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अरेंज करना नहीं पड़ेगा, और जो भी इनएफिशिएंसीज होती है काम में उसको भी बेहतर किया जा सकता है, उसको से भी हम ऊपर उठ पाएंगे। तो इसीलिए इस टाइप का एग्रीमेंट किया गया है। तो कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा को इंटीग्रेट किया जाए, ताकि आप अपनी सर्विसेज को, या जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विसेज को इनहेंस कर पाए एट लो कॉस्ट पर। अब यूलिप क्या है? तो जैसा कि अभी आपने फुल फॉर्म में देखा ही था, यूलिप का फुल फॉर्म यूनिफाइड लॉजिस्टिक है। दैट मीन्स, तो यूलिप एक टाइप का डिजिटल गेटवे है जो इंडस्ट्रीज को अलाउ करता है, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज को, कि आपको लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा जो कि वेरियस गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से अटैच होंगे वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। अब जैसे इसमें कहा भी गया है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लगभग 41 सिस्टम जो कि 11 मिनिस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो सारे डेटा एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, और इसके तहत लगभग 1800 से ज्यादा डेटा यहाँ पर आपको मिलेंगे। कई सारे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ताकि इसके इफेक्ट को बढ़ाया जा सके। तो ये फाइनली उसकी रजिस्टर्ड एंटिटी की साइट भी है, जिस पर लगभग 1200 एंटिटीज अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और लगभग 150 से ज्यादा एप्लीकेशन दैट मीन्स डेवलप किया जा चुका है डिफरेंट कंपनीज के थ्रू। तो आई होप कि ये पहली न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी, यूलिप से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक सेक्टर है। बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, फेस रिकॉग्निशन यूजिंग ड्रोन। अब देखिए, लगातार ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग या ड्रोन हब इंडिया बन रहा है, लगातार ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाई जा रही है। तो इसमें एक नाम आया, TTDF स्कीम के तहत फेस रिकॉग्निशन ड्रोन बनाए जाएंगे। अब ये फेस रिकॉग्निशन या इस टाइप का है क्या? अब जैसे ड्रोन तो सब कोई समझता है कि ड्रोन का यूज डिफरेंट डिफेंस पर्पस एंड ऑल, रिकॉर्डिंग और सेफ्टी पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस सबके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले गवर्नमेंट की एजेंसी आती है, C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है ट्रॉइस इंफोटेक के साथ, ताकि फेस रिकॉग्नाइज ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सके, या फेस रिकॉग्निशन के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई जा सके। और इसी चीजों को इंडिजिनस तरीके से आप लॉन्च करेंगे, ताकि हमको टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफरेंट चैलेंजेस के लिए सोल्यूशन भी मिल पाए। इसीलिए कहीं ना कहीं TTDF स्कीम लॉन्च की गई थी। अब इसका फुल फॉर्म भी समझ लीजिए। C. तो आपके सामने लिखा है, TTDF का फुल फॉर्म है टेलीकॉम, इसको पूरी समझिए है क्या, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। अब ये किसके साथ मिलकर काम करती है? तो C. के साथ मिलकर काम कर रही है। तो जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, दैट मीन्स एज अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह कौन काम कर रहा है? तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह काम कर रही है C. अब इस स्कीम का मतलब समझिए, इस स्कीम है जैसे इन्होंने कह दिया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप कर। तो सबसे पहली चीज, इसका मेन फोकस क्या है? जितने भी आपके इंडियन स्टार्टअप्स हैं, इंडियन स्टार्टअप, दूसरा आपके एकेडमिक्स, और तीसरा आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज को डिजाइन करना, दूसरा उनको डेवलप करना, एंड जो भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन निकाला जाए, इस चीज को अचीव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। जिसका मेन एम या मोटो क्या है? ताकि आप चीजों को डिजाइन एंड डेवलप करके, जैसे कि अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड क्रिएट करना। अब अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड बनेगा, लोगों तक कनेक्टिविटी पहुंचेगी, बेहतर मोबाइल सर्विस हो पाएगी। तो एक सिंपल सी चीज, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो इंडिया में डिजिटल डिवाइड है, आज भी कई जगह पर डिजिटली लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इंटरनेट नहीं है, तो उसको अचीव किया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया में। तो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए इस टाइप की स्कीम चलाई गई। तो TTDF याद रखिएगा। रॉयल्स जिसकी लगभग 2018 में सेटल किया, जिसका आगे बढ़ते हैं।
इस प्रोजेक्ट का जो मेन फोकस है वो फोकस किस पर है, ताकि आप एडवांस सिस्टम के ड्रोन डेवलप कर पाए जो कि ऑलरेडी कई सारे टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हों, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल ग्रेड लॉन्ग रेंज कैमरास हो पाए फॉर फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब दूर से चीजों को कैप्चर कर पाए, हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए और रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन हो पाए। ऐसा नहीं है कि आज डेटा भेज रहे हैं उसको 4 दिन लग रहा है, डेटा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये सेफ्टी वेफ्टी के लिए कंसर्न जो क्रिएट होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बेहतर कर पाए। तो आज के ज़माने में ड्रोन्स का आप इम्पोर्टेंस समझ ही रहे हैं। तो एक विज़न और एआई टेक्नोलॉजीज़ दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का तरीका है, एज़ वेल एज़ उसमें जो भी डिफरेंट टाइप के चैलेंजेज़ हैं, जैसे कैमराज़ या टारगेट मूवमेंट, रियल टाइम एक्सेस का, वो सारी चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत सी डॉट ने ये चीज़ें ये इन चीज़ों का एग्रीमेंट किया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर एक एक्सरसाइज का नाम आया है, कई सारी एक्सरसाइज का नाम आपने सुना भी होगा और कई सारी एक्सरसाइज न्यूज़ में भी रहती है। जैसे यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि भाई श्रीलंका और इंडिया, अभी श्रीलंका के अ, आप मुझे बताएँगे कमेंट बॉक्स में कि श्रीलंका की तरफ से कौन अभी भारत की विज़िट पर आया हुआ है। लगातार मीटिंग चली रही है, न्यूली फॉर्म्ड पर्सन थे मतलब पोस्ट वाइज, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें। तो श्रीलंका और इंडिया का एक एक्सरसाइज 24 स्लाइनेक्स 24 कंडक्ट कराया जा रहा है और ये 17 से 20 दिसंबर 2024 तक कहाँ पर होगा, विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर कराया जाएगा। इस एक्सरसाइज को 2 फेज में कराया जाएगा, एक हार्बर फेज होगा और दूसरा सी फेज होगा। तो ये अलग-अलग फेज में कराया जाएगा जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। तो ये हर एक देश का दूसरे देशों के साथ कोई ना कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होता है। इसके तहत मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने का एक जरिया है किसके-किसके बीच, इंडिया और श्रीलंका का। ऐसे ही सेम अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले एक और एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ हुई थी, जिसका नाम था मित्र शक्ति। मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति भी 2024 में कंडक्ट हुई है और ये इंडिया श्रीलंका के बीच में कराई गई है और इस बार की ये मित्र शक्ति कहाँ पर हुई? तो इस बार की मित्र शक्ति भी श्रीलंका में कराई गई, ताकि बायलैटरल रिलेशन में जो मिलिट्री टाइज है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो यहाँ पर 2 एक्सरसाइज हमने देख ली, एक स्लाइनेक्स जो कि श्रीलंका इंडिया के साथ विशाखापट्टनम में इंडिया में हो रही है। एक इसी साल मित्र शक्ति हुई थी, वो भी किसके साथ होती है? श्रीलंका के साथ होती है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट में बनाई गई थी। गति शक्ति जिसका नाम बजट में भी आता है, सिंपल सी बात कहें तो गति शक्ति एक समझ लीजिए एक स्कीम सरकार ने लॉन्च किया था, जिसके तहत ऑल ओवर कनेक्टिविटी डेवलप करनी थी, वो चाहे आपका वाटर बेस हो, चाहे आपका लैंड बेस हो, चाहे आपका एयर बेस हो। तो ये सारी चीजों को सर्विसेज को बेहतर टाइमली पहुंचा पाएंगे और यहाँ पर गति शक्ति यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने इंडियन नेवी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता साइन किया है। और ये समझौता कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर भी मेन फोकस किस पे दिया गया? पहली चीज लॉजिस्टिक्स, जो स्टोरेज है, पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है, जैसा कि अभी हमने आपने देखा था, उससे रिलेटेड लोगों को जानकारी और एजुकेशन दी जाएगी, रिसर्च किया जाएगा और अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए इंडियन नेवी के पर्सनल को लगातार ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये कोलेबोरेशन हमारे नेवी के लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क को मजबूत करेगा, जिसका मेन फोकस टाइमली सप्लाई चेन को बनाए रखना है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में जो दिक्कतें आती हैं उनको सॉल्व करना है एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म ये चीज सक्सेसफुल हो, इम्प्लीमेंट हो, लगातार चलती रहे। और इसी के तहत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत इस टाइप की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक न्यूज एक्स्ट्रा है और वही एक्स्ट्रा ये चीज है कि भाई गति शक्ति, जब आपने यूनिवर्सिटी की बात की, तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी हमारे देश में कब स्टैब्लिश की गई थी? तो गति शक्ति स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 2022। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, इसको जरूर याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत गति शक्ति आता है। और इसके जो फर्स्ट चांसलर बनाए गए थे, ये एक्चुअली है कहाँ पर? तो ये भी याद रखिएगा, अ, ये है गति शक्ति यूनिवर्सिटी वडोदरा में। कहाँ पर? वडोदरा में ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी है
और इसके जो फर्स्ट चांसलर बनाए गए थे वो फर्स्ट चांसलर आपके, जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मिनिस्टर थे, जिनका नाम था श्री अश्विन वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव इसके फर्स्ट चांसलर थे। अब अगर ये एग्रीमेंट की बात करें तो ये एग्रीमेंट किनके किनके बीच हुआ है, तो पहली चीज है वाइस एडमायरल का नाम आया है नेवी की तरफ से। वाइस एडमायरल जो कि दीपक कपूर है यहाँ पर, दीपक कपूर किनके बीच में ये चीज हुआ है। कंट्रोलर ऑफ लॉजिस्टिक्स है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात करें, प्रेजेंट के वाइस चांसलर, इसको जरूर याद रखेंगे। तो प्रेजेंट के वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर मनोज चौधरी। तो प्रोफेसर मनोज चौधरी के तहत इन दोनों लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आई होप ये भी न्यूज आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ये टाइम टू टाइम सेफ्टी मेजर अपनाने के लिए, जो जहाँ पर सेफ्टी का कंसर्न ज्यादा है तो वो अगर बेहतर वर्क करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करता है। और इसीलिए यहाँ पर राम टेम्पल जो कि अयोध्या में है, उसको इन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया है। और ये अवार्ड किसकी तरफ से मिला है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की तरफ। तो श्री राम का जो टेम्पल है, तो वहां पर जो सेफ्टी है, मैनेजमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड इस बार अयोध्या में स्थित राम टेम्पल को दिया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अपने टाइप का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो सेफ्टी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो जरूर याद रखिएगा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किस पर्पस के लिए दिया जाता है, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो रिलेटेड टू सेफ्टी मैनेजमेंट। और ये उन्हीं को केवल दिया जाता है जो 5 स्टार असेसमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, सॉल्ट ऑफ ओनर के अवार्ड कंटेक्स्ट में। वो अचीव 5 स्टार असेसमेंट, मतलब जिनको 5 स्टार असेसमेंट मिलता है तो फाइनली उनको ही एलिजिबल होते हैं सॉल्ट ऑफ ओनर अवार्ड के लिए। इसके पहले, इसके साथ साथ मेट्रो की भी बात की जाए तो उसमें भी कई जगह नाम आता है। लार्सन एंड टर्बो रिस्पॉन्सिबल था कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल के लिए, और उसको गोल्डन ट्रॉफी का अवार्ड मिला है बाय द नेशनल सेफ्टी काउंसिल, सेफ्टी मेजर्स अपनाने के लिए, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल में इंक्लूड हुआ था। तो दो टाइप के अवार्ड यहाँ पर हो गए। तो कहने के लिए एक तो गोल्डन ट्रॉफी अवार्ड हो गया। तो गोल्डन ट्रॉफी अवार्ड किसको मिला? नाम जरूर याद रखें। गोल्डन ट्रॉफी अवार्ड किसको मिला? लार्सन एंड टर्बो को, सेम डेवलपमेंट के लिए। और सॉल्व बढ़ते हैं अगले अपनी न्यूज की तरफ। ये एक सिंपल सी न्यूज, क्योंकि टारगेट पूछ लेता है, टारगेट चले आते हैं, दैट मीन्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो गुजरात में लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीनफील्ड पोर्ट सिटी डेवलप करने की बात रही, और ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा? 2047 तक। जैसे इंडिया के कई सारे टारगेट हैं, मलेरिया फ्री हो जाना, अब टीबी फ्री हो जाना, तो ये तो 2025 तक है। मलेरिया फ्री हो जाना, इसी में आपका दैट मीन्स स्पेस स्टेशन, ये सारी चीजें आप मुझे बताएंगे, ये आप रिवाइज करेंगे कि स्पेस स्टेशन का टारगेट कब तक रखा है इंडिया ने, मलेरिया फ्री कब तक हो जाएगा। बजट में नाम आया था कि पर्टिकुलर जिसे आप कहते हैं एलिफेंटाइसिस, तो उसे भी रिमूव करने का टारगेट इन्होंने रखा था। ज्यादातर का टारगेट 2047 रखा है। पर आप मुझे बताएंगे कि स्पेस स्टेशन का टारगेट क्या रखा है, कब तक डेवलप कर लिया जाए? तो टारगेट जरूर याद रखें। हाँ, और एक चीज और आई थी, सिकिल सेल एनीमिया, जो कि बजट में आया था। सिकिल सेल एनीमिया, तो सिकिल सेल एनीमिया का भी टारगेट इंडिया ने कब तक रखा है? 2047। तो काफी चीजें हैं, इसको हम लोग किसी दिन देखा जाएगा सारे टारगेट एक साथ। लेकिन ये जितने भी टारगेट हैं, जैसे इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट कब तक बन जाएगा, तो एनर्जी इंडिपेंडेंट की बात इन्होंने कहा है 2050 तक। जीरो कार्बन इमिशन वाला देश कब तक बन जाएंगे, तो जीरो कार्बन इमिशन वाला देश 2070 तक, 2070 तक। तो ये सब नाम आया है। अब मुझे स्पेस स्टेशन के बारे में बताएंगे। स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश करने का टारगेट इंडिया ने कब तक रखा है? 2035 तक रखा है, 2040 तक रखा है, 2045 तक रखा है, या 2047 तक रखा है? इसके बाद एक स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, जलवाहक स्कीम। आप समझते हैं ये जलवाहक स्कीम क्या है? और आपको दिख रहा होगा
कि इसको इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन जो आपके मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, और देखकर आपको समझ में आ गया होगा इनका नाम क्या है, तो सबरनंदा सोनोवाल। सबरनंदा सोनोवाल ने ये जलवाहक स्कीम की शुरुआत की है या इनॉग्रेट किया है। तो सबसे पहली चीज ये रिलेटेड किससे, तो सेंट्रल लॉन्चेस जलवाहक स्कीम और द कार्गो मूवमेंट इन द इनलैंड वाटरवेज। बहुत सिंपल सी भाषा में समझे कि जैसे आपका सी रूट पर होता है, वैसे ही जो नदियां देश के अंदर गुजर रही हैं, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तो उनके थ्रू कार्गो मूवमेंट किया जाएगा, उनकी साथ या उनके मदद से जो भी आपका सामान है, माल ढुलाई है, वो किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसका एक पर्टिकुलर एम यही है कि जो बर्डन आपके रोड एंड रेलवे पे आता है, तो वो बर्डन कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बर्डन कम हो जाएगा, एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, कॉस्ट भी कम आएगी। तो इसीलिए जलवाहक स्कीम लॉन्च किया गया। इस स्कीम को ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉन्च किया गया, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसके लिए दो रूट अपनाए गए, एक नेशनल वाटरवे वन जो कि गंगा, और दूसरा है ब्रह्मपुत्र, और तीसरा 16 नंबर का बराक रिवर पर है, ताकि आप ट्रेड इंटरेस्ट को बढ़ा पाए वाटरवेज के तहत। और इसीलिए इन्होंने हरी झंडी किसको दिखाई है, कार्गो शिप। अलग अलग नाम जरूर है, एमवी नाम के आगे लग गया, थोड़ा सा टफ जरूर दिखाई देगा, लेकिन आप केवल नाम याद कर लीजिए, एएआई, होमी भाभा, और ये त्रिशूल, ये वेसल्स हैं जिनका यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ दो टर्म बार्जेस भी हैं जिनका नाम है अजय एंड देखो, और इसकी शुरुआत कोलकाता से की गई, मतलब हरी झंडी कोलकाता से दिखाया। इसमें इस जलवाहक स्कीम में रीएम्बर्समेंट का भी प्रावधान है, लगभग 35%। दैट मीन्स टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पे जो भी खर्चा आ रहा है उस पे सरकार 35% रीइम्बर्स कर देगी, दैट मीन्स उसकी भरपाई कर देगी। इसी के तहत अल्ट्राटेक सीमेंट का भी नाम आया था, कि नेशनल वाटरवे वन के तहत जिस जिप्सम ट्रांसपोर्ट करने वाली ये पहली सीमेंट कंपनी बनी थी। अदर व्यूज अगर देखा जाए, तो ये एक शुरुआत मानी जा रही है। दैट मीन्स इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो डिफरेंट टाइप का, जैसे हर चीज का शेड्यूल होता है, क्लास का शेड्यूल हो गया कहीं आने जाने का, वैसे ही ट्रेन का शेड्यूल होता है, वैसे ही इस शिपमेंट का जो भी सेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कार्गो, उनका एक फिक्स शेड्यूल होगा। हल्दिया से नेशनल वाटरवे वन गंगा एंड नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र के तरफ इस सेलिंग सर्विस को कहां से कहां तक चलाया जाएगा, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, कोलकाता पटना वाराणसी, अगेन पटना कोलकाता, ये नेशनल वाटरवे वन पर होगा, बिटवीन कोलकाता से पांडु गुवाहाटी, और नेशनल वाटर वे टू पर। तो ये दो जगह पर इस चीज को लॉन्च किया जाएगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के तहत। ये इसका जो अगर मेन बोला जाए फायदा किसको होने वाला है, तो एक्चुअली जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको ही मेन फायदा होगा, क्योंकि सर्विस वही प्रोवाइड कर रहा है। और इस स्कीम को इनिशियली लॉन्च किया गया, 3 साल के लिए लॉन्च किया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम लोग एक लाइन और देखेंगे, तो कि गुड ट्रांसपोर्ट जो भी कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेकिन एक साफ साफ यहाँ पे लाइन दिख सकती है कि इस स्कीम की टू इनकरेज द बिजनेस प्रपोजिशन ऑफ वेसल ऑपरेटर, वही बात मैंने कही कि जो प्रोवाइडर है उसको मेन फायदा होगा, और इसका फायदा कार्गो ओनर्स को डायरेक्ट जाएगा, ताकि इस टाइप की चीजों को प्रमोट किया जा सके। इस स्कीम के तहत सरकार डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है कार्गो ओनर्स को, और इसका जो इंसेंटिव मिलेगा अगर उनका इनलैंड वाटरवेज की जो दूरी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेटर देन 300 किलोमीटर से ज्यादा कर रहे हैं। एक चीज और इसमें याद रखिएगा, इसमें कौन कौन सी एंटिटी इन्वॉल्व है, तो पहला है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नोडल एजेंसी नाम पूछ लेता है कि इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, तो ये जरूर याद रखिएगा, नोडल एजेंसी फॉर वाटरवेज डेवलपमेंट, तो वो आपका कौन है, IWAI। इसके साथ साथ और इन दोनों लोगों ने मिलकर आपके जलवाहक स्कीम को लॉन्च किया है, या उसको लॉन्च करने के लिए दैट मीन्स फिजिबल बनाया है। तो इंडियन वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, इन लोगों ने मिलकर इस टाइप की स्कीम को बेहतर बनाने की बात कही है या लॉन्च किया है। तो जलवाहक स्कीम इनकरेज, तो जाहिर सी बात है, जब आपका बर्डन कम हो जाएगा रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, जो
और एक सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप डेवलप कर सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो एक्ट था 1985 का, और फाइनली इसने 1986 से काम करना शुरू कर दिया था। इसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में। तो ये एक दो इंफॉर्मेशन याद रखेगा। देखिए ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे और ऐड करनी थी, और वो किस चीज से रिलेटेड है कि ठीक है, आपके आईआईपी का इंडेक्स तो आ ही गया, अब क्या सीपीआई भी आपका आ गया था, लेकिन जो सरकार ने अभी डेटा दिया है वो डब्ल्यूपीआई का दिया है। तो भाई एक सिंपल सी चीज यहाँ पर आई थी कि सबसे पहले कि भाई इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो हमारा 3.5% से, मतलब अक्टूबर पे 3.5% पर हुआ था, 3.1 से। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, सीपीआई, सीपीआई 5.48 पहुंच गया था। और इन दोनों डेटा को रिलीज कौन करता है? तो ये दोनों डेटा एनएसओ के थ्रू रिलीज होते हैं, जो कि मॉस्पी के तहत आते हैं। लेकिन यहीं पर डब्ल्यूपीआई का भी डेटा आ गया है, और डब्ल्यूपीआई की अगर बात करें तो नवंबर के बेसिस पर डब्ल्यूपीआई 1.89 रहा। कितना रहा है? डब्ल्यूपीआई 1.89, नवंबर की बात हो रही है, इन्फ्लेशन के में सभी चीजों को अगर मिलाकर बात की जाए। तो इस टाइप का डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लगातार आता रहता है। 1.89 है नवंबर मंथ के लिए ओवरऑल, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है? तो डब्ल्यूपीआई रिलीज करता है, ये केवल देखिए, सोर्स एनएसओ लिखा है, ये सीपीआई के लिए। डब्ल्यूपीआई की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। तो वो इस डेटा को रिलीज करेगा। बेस ईयर अभी भी याद रखिएगा, सबका बेस ईयर रखा गया है, और इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12, जैसे फाइनली सीपीआई एंड ऑल सबका चल रहा है। तो सीपीआई में कई सारे डेट भी हैं, मतलब चेंज हुए हैं, लेकिन उसमें इतना नहीं जाना है। अभी ये तीन डेटा आप याद रखिएगा, बाकी कुछ अपडेट होगा तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, गुड प्रैक्टिस अवार्ड, ये अवार्ड का नाम ही है, तो इसको जरूर याद रखें कि गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक 2024 का किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड साफ साफ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंडिया को दिया गया है। पहली बात तो इसको समझे, ये गुड प्रैक्टिस अवार्ड है क्या? तो कोई भी न्यूज में चीज आती है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर अवार्ड है तो किसके लिए दिया जाता है? तो ये अवार्ड मतलब पर्टिकुलर किसी को भी दिया जाता है, कोई भी कंट्री अगर बेहतर, दैट मीन्स अडॉप्ट कर रही है गुड प्रैक्टिसेस। अब ये गुड प्रैक्टिसेस किससे रिलेटेड होंगे? फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। अब ये सोशल सिक्योरिटी किसको? टू इट्स वर्कफोर्स एट अ रीजनल लेवल। तो जो भी काम करने वाले वर्कफोर्स है आपका, जब उसको आप एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको एक बेहतर सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें दे रहे होते हैं, तो इस प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए ये गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो गुड प्रैक्टिस अवार्ड है फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो कि सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये इंडिया को दिया गया है। और इसी के तहत एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को भी 5 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है अपनी कम्युनिकेशन, ई प्रोसीडिंग्स, पेंशन पेमेंट प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए। और इस अवार्ड को कहाँ पर दिया गया है? तो ये जरूर याद रखिएगा, एट द रीजनल सिक्योरिटी फोरम। और ये कहाँ पर मिला है? रियाद, सऊदी अरब में दिया गया है। आइए पढ़ते हैं इसके अंदर की कुछ चीजें। अब देखिए, सबसे पहले गुड प्रैक्टिस अवार्ड जो कि अभी आपने पढ़ा, इससे रिलेटेड है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और ये सोशल सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड की जाएगी? वर्क फोर्स को प्रोवाइड की जाएगी, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको बेहतर एक एनवायरनमेंट। इसको प्रेजेंट किसने किया? तो मोहम्मद आजम ने प्रेजेंट किया है, जो कि इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। और इसका दैट मीन्स ये फोरम कहाँ पर है? तो ये आपका रियाद में है, सऊदी अरब में।
तो एक तो इंडिया की बात हो गई, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में ही एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ईपीएफओ कहते हैं, तो इसको डिफरेंट कैटेगरीज में 5 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट दिए गए हैं, जिसमें से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, जस्टिस डिलीवरी हो गया, डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम हो गया जिसमें लिखा भी निधि आपके निकट, मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर हो गए, और प्रयास, इस प्रयास को याद रखिएगा, इन इनिशिएटिव ऑफ हैंडलिंग ओवर पेंशन पेमेंट ऑर्डर, दैट मीन्स पीपीएफ पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर को सुचारू रूप से और बेहतर बनाने के लिए, जो कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, अ, उसके तहत बेहतर सर्विस, टाइमली लोगों को चीजें मिल पाए, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया है। और ईपीएफओ की तरफ से ये अवार्ड किसने हासिल किया, तो डीजी ऑफ ईसीए ईएसआईसी अशोक कुमार सिंह को ईपीएफओ की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। अब लगातार कई इंटरनेशनल एजेंसीज का नाम आता ही है। ये सारी इंटरनेशनल एजेंसी हम लोग न्यूज में पढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का नाम आया, इसी के साथ साथ हम लोग आईएमएफ का नाम कई बार देखते हैं, इसी के साथ साथ हम लोग एडीबी का नाम देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया, लेकिन फिलहाल अभी वर्ल्ड बैंक ने 325 मिलियन का एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पास कर दिया है, ताकि फार्मर्स की इनकम, क्योंकि देखिए सरकार का भी एम था कि फार्मर्स की इनकम को दोगुना किया जाए, तो कहीं ना कहीं बेटर असिस्टेंस या बेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी जरूरी था, तभी इन लोग बेहतर कर पाते। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इनकम, फार्मर्स की इनकम को बेहतर, डबल और उनकी बढ़ाने के लिए, इनकम के लिए 325 मिलियन का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने लगभग 325.10 मिलियन का प्रोजेक्ट यूपी में पास किया है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आप ऐसी खेती कर पाए जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और ये सारी चीजें होंगी तो आपकी मार्केट से लिंकेज कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और इसी के लिए जैसे सरकार काम करती है, ई मंडीज इस्टेब्लिश करना, जहां पर रिमरेशन प्राइस बेहतर मिल पाए, लोगों को मार्केट मार्केट ढूंढना ना पड़े, तो यूनिफॉर्म मंडीज इस्टेब्लिश करना इलेक्ट्रॉनिक मोड पर, जैसे ई नैम भी दिया जाता है, तो ये सब सारी चीजें सरकार करती है। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनकी इनकम भी बढ़ेगी। और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें लगभग $15 मिलियन प्राइवेट फाइनेंस का सपोर्ट दिया जाएगा इस इनिशिएटिव्स की शुरुआत करने के लिए, जिसका फायदा लगभग 1 मिलियन फार्मर्स को होने वाला है, जो कि आपके ईस्टर्न एंड बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन सिंपल सा है कि बन जाता है कि भैया वर्ल्ड बैंक ने पर्टिकुलर किस स्टेट को एग्रीकल्चर लोन दिया है, या जो भी एग्रीकल्चर लोन दिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फार्मर्स की इनकम एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, या कितने रुपए तक का लोन दिया है, तो ये दो चार क्वेश्चन बेसिक बेसिक इसमें क्रिएट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर डेवलपमेंट एरियाज है, यूपी की बात आई है, तो यूपी एक मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बन के आया है, जिसकी वीट प्रोडक्शन में नंबर 1 रैंक है, राइस प्रोडक्शन में नंबर सेकंड पे है, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में यूपी थर्ड नंबर। इसका फायदा स्मॉल फार्मर्स को भी होगा, जैसे कि हम लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पढ़ते भी हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये जमीन के हिसाब से दिया जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, 1 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसको स्मॉल फार्मर कहते हैं और किसको मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास छोटी लैंड होल्डिंग है, उनको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। भाई जब जमीन का एरिया कम है तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, इवन आपके मौसम का भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट जैसे लगातार स्टेबल बर्निंग की बात होती है कि भाई उससे पोल्यूशन भी कॉज हो रहा है, उसे जला देते हैं, तो एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ताकि सही टाइम से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसके तहत मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट का भी अभाव रहता है, जिसका दैट मीन्स इम्पैक्ट स्मॉल फार्मर्स पड़ता है। देखिए सरकार लगातार काम भी कर रही है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी सरकार ले आई, या ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट भी सरकार ने शुरू किया था,
तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार लेकर आती है, लेकिन एक मेजर इशू कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, लोगों की इनकम बेहतर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली गोल एक ही है कि फार्मर्स की लाइफ को बेटर बनाया जाए, और ये तभी हो पाएगा जब इनका इनकम डबल हो जाएगा, या इनकम, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है। इसके साथ साथ इट विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू द प्रपोज्ड इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट हब। ये जरूर याद रखिएगा, एक इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट हब बनाया जा रहा है, और ये जेवर एयरपोर्ट के पास बनाया जा रहा है। और जेवर एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में। इसके साथ साथ जी, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कि वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक फाइनेंशियल विंग होती है जो एक्चुअली पैसा प्रोवाइड कर रहा होता है, और उस फाइनेंशियल विंग का ही क्या नाम है? आईबीआरडी। तो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड लगभग 33.5 साल की दी गई है, जिसमें ग्रेस पीरियड 6 साल का है। ये जरूर याद रखें। तो देखिए, आईबीआरडी ने दिया, भाई कितना लोन दिया अभी तक तो आपको याद हो गया कि $325.10 बिलियन का। कितने साल के लिए लोन दिया जा रहा है? 33.5 ईयर्स के लिए दिया जा रहा है। और इसमें ग्रेस पीरियड कितने साल का होगा? तो 6 साल का होगा, ताकि आप लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दे पाए। इसके साथ साथ दिस इनिशिएटिव विल आल्सो रिसीव सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल पार्टीज, मतलब कई सारे देश आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस, इसराइल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी नाम आया है। तो ये एक न्यूज थी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। अब वर्ल्ड बैंक की बात आई है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीजों को जरूर याद रखें। तो हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन डीसी में। सेम आईएमएफ का भी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पर है? सेम ये भी आपका कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। और हेड की बात करें तो इनका हेड जो भी प्रेजेंट में चल रहे हैं वो अजय बंगा, भारतीय मूल के व्यक्ति बनाए गए थे। और इसमें हेड कौन है? क्रिस्टलिना जियोर्जिया। तो ये जितने भी नाम आते हैं इनको जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहाँ पर एक पर्सन किरण मजूमदार का नाम आया है, और किरण मजूमदार जिनको इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी आईएसक्यू ने जमशेद जी टाटा का अवार्ड दिया है, जिसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। तो ये बिजनेस लीडर्स को रिकॉग्नाइज करता है जिनका एक इंडियन सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनके लिए ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। किरण मजूमदार के बारे में भी जान लीजिए। तो ये बायोकॉन ग्रुप की चेयरपर्सन है, जिनको फाइनली बायो साइंस मूवमेंट कहीं ना कहीं इनिशिएट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा कि भाई जमशेदजी टाटा अवार्ड बायो साइंस मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए किसको मिला है? तो बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार को दिया गया है। इसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके लिए हो सकती है, क्योंकि देखिए, जो ब्रिटेन है वो कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के लेवल पर, क्योंकि ट्रेड का परसेंटेज कम देखने को मिला था जब से ये यूरोपियन यूनियन से बाहर हुए थे, और बाहर के लिए इन्होंने ब्रेग्जिट कराया था। तो फाइनली अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए, अपने ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मानना था कि यूरोपियन यूनियन के तहत वही लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, या लॉस से बंधे रहते हैं, यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट के थ्रू अलग हो गए। और अभी फाइनली इन्होंने अपनी ट्रेड कंडीशन को और बेहतर बनाने के लिए सीटीटीपी, जिसका नाम ही है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो पैसिफिक के जितने भी देश हैं उनके साथ अपनी पार्टनरशिप को बेहतर किया जा सके, ग्लोबल ऑर्डर में ट्रेड का परसेंटेज बढ़ा है। तो 12वें मेंबर के रूप में इन्होंने ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पैक्ट को साइन कर लिया, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक, यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद से। इसका एक्सेशन, इसका सीधा सा मतलब है अब सीपीटीटीपी के तहत ट्रेड रूल्स को ये दैट मीन्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लोअर टैरिफ आपको मिलेंगे, जिसमें कई सारे मेंबर्स, तो 11 एग्जिस्टिंग मेंबर नहीं है,
तो लो टैरिफ रेट्स पर टैरिफ इसीलिए रखा जाता है कि भाई जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, तो अगर टैरिफ रेट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं फायदा इनको होगा, तो इसीलिए इसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और फाइनल 2 मेंबर कनाडा और मैक्सिको के साथ भी 60 दिन में ये सारी चीजें आपकी रेटिफिकेशन हो जाएगी वन बाय वन। तो सीपीटीटी में कैसे ये डिफरेंट है ईयू से, तो पहली चीज है ये एक टाइप का सिंगल मार्केट, जैसे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है वैसा यहाँ पर कोई भी चीज देखने को नहीं है। और एक रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती कि एक ही टाइप के रूल या लॉज सभी जगह पर फॉलो हो रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये मेजर रीजन थे यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने का। और फाइनली उन्होंने ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसमें 12वें नंबर 12th कंट्री की तरह ये जाके जुड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर IIHL ये नाम आया है, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने सक्सेसफुली रेजोल्यूशन एप्लीकेशन की बात की रिलायंस कैपिटल के लिए, ताकि उसे दैट मीन्स एक्वायर कर पाए, एक्विजिशन कर पाए। और यहाँ पर लगभग इनकी वैल्यूएशन 2030 तक $50 बिलियन जाने का अनुमान लग रहा है। टोटल एक्विजिशन कॉस्ट की बात करें IIHL की, तो लगभग 9,861 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन देखने को मिलेगा, जिसमें 7300 करोड़ की फंडिंग है, और डेप्ट है एज 2,750 करोड़ इक्विटी फॉर्म में दिया जाएगा। तो बस यहाँ पर ये याद रखिएगा कि रिलायंस कैपिटल, IIHL, तो इनको एक्विजिशन है। इसके साथ साथ हमारे देश में एक ऑटो एक्सपो अभी लगाया जाने वाला है, जहां पे 34 व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका फर्स्ट एडिशन 1986 में कराया गया। तो जो द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, सियाम, ये इसका 17th एडिशन ऑटो एक्सपो के फॉर्म में, जिसे मोटर शो भी कह रहे हैं, ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के नाम पर लगाया जाएगा 2025 में, 17 से 22 जनवरी के बीच में। और कहाँ पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। और किसके साथ पार्टनरशिप की है? एक्मा और CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये 34th व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑटो एक्सपो 2025 की, कहाँ पर और इसका नाम क्या दिया गया है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1986 में की गई। इसके बाद वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 अभी कराई गई है। ये 13 से 15 दिसंबर के बीच में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, BKC, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मतलब अंडर द थीम, सॉरी। तो यहाँ पर मुंबई में ये चीज कराई गई, जिसका थीम था थिंक इन द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। ये थीम जरूर याद रखेंगे। हिंदू इकोनॉमिक फोरम है, और ये इसीलिए कराई गई ताकि आप डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म है उनके कोलैब, उसमें इनोवेशन और उनके ग्रोथ को प्रमोट कर पाए, ताकि जिसका सीधा फायदा इंडस्ट्रीज को हो पाए। और इसके लिए चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, दैट मीन्स WHEF, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के हेड या चेयरमैन कौन है? राजेश शर्मा रहे। तो इस चीज को जरूर याद रखें। और इन्होंने यहाँ पर लॉन्च पैड भी लॉन्च किया। ये एक टाइप का न्यू प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स को उनके इनोवेटिव आइडियाज को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ये एक लगातार चल रही थी कि भैया मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब स्विट्जरलैंड ने इंडिया से छीन लिया है। पहली बात तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है? देखिए, इसको अगर बेहतर तरीके से समझे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस होता क्या है, तो सबसे पहले डिफरेंट कंट्रीज एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करती है। नाम से पता लग रहा है डबल टैक्स, मतलब अगर दो देशों के बीच में ये DDTA साइन हुआ है, बहुत सिंपल सी भाषा बताऊं, तो मान लीजिए एक कंपनी इंडिया में अपनी बिजनेस कर रही है, पेरेंट बॉडी उसकी इंडिया में है। तो अगर वो अपना बिजनेस लेकर स्विट्जरलैंड जाती है, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो वो वहां पर टैक्स देने से बच जाएंगे। मतलब एक ही कंपनी पे दो अलग अलग देश अलग अलग जगह के हिसाब से टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये एक टाइप का नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी है, जिसमें उन सभी देशों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है जो इस एग्रीमेंट के तहत आते हैं। मतलब अगर किसी एक कंट्री को कोई देश फेवरेबल टैक्स रेट के तहत ट्रेड करने को न्योता देता है, फेवरेबल टैक्स रेट के तहत इनवाइट करता है, तो ये फेवरेबल टैक्स रेट सभी पर इम्प्लीमेंट होगी, मतलब एक्सटेंडेड टू ऑल दी कंट्रीज। अब यहाँ पर हुआ क्या?
इन्होंने कहा कि भैया हम इंडिया के मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो 1 जनवरी 2025 से बंद कर देंगे, जिसे हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत किया था। और ये एग्रीमेंट इंडिया ने कब साइन किया था? 1994 में। बाकी मैंने बता ही दिया कि भाई जो भी आप इनकम कमा रहे हैं उस इनकम पे दो जगह अलग अलग टैक्स नहीं लगेंगे। लेकिन ये टैक्स, ये मोस्ट फेवर्ड का सस्पेंशन करने का क्या रीजन था? तो आइए आपको मैं सिंपल सी भाषा में बता दूं। तो देखिए यहाँ पर है क्या भाई, कि इन्होंने तो कह दिया कि हम सस्पेंड कर देंगे, लेकिन क्यों कर देंगे? तो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है नेस्ले। तो नेस्ले ने अपना एक केस दिल्ली हाई कोर्ट लेकर गया था, और उनका मानना यह था कि भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत जो भी कम लागत या कम टैक्स लगता है, या जो उनके प्रॉफिट या डिविडेंड पे लगने वाला टैक्स है, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इन्होंने जो टैक्स दिया था उसकी वापसी की मांग की थी कि भैया हाँ, ये जरूरत से ज्यादा गया है और इसके तहत तो हमें बड़ा छूट मिलना चाहिए, तो एक काम कर दीजिए, इसको हमें वापस कर दीजिए, जो भी हमने अपने डिविडेंड पर टैक्स दिया है। तो इसकी वापसी की मांग की थी। इसको सपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर इस टाइप का एग्रीमेंट, तो जाहिर सी बात है इस टाइप की चीजों को लगाना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइप के जजमेंट को पूरी तरीके से क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। उसने कहा कि अगर ठीक है, आप ओईसीडी में नाम यहाँ पर आता, ओईसीडी का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट है, ओईसीडी के आप मेंबरशिप लिए हैं, ठीक है, आप इसके तहत डीडीटीए साइन कर रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डीडीटीए आपने साइन कर दिया तो उसे ग्राउंड लेवल पे तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक औपचारिक अधिसूचना की आवश्यकता होगी। दैट मीन्स एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट रिक्वायर होगा, उसके बाद ही इस टाइप की चीजों को ग्राउंड लेवल पर लेके आ सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो कम दरें दूसरे देशों पे लागू हो रही हैं, भारत में भी लागू हो, ऐसा तभी होगा जब एक सरकार के द्वारा इंडियन लॉ में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट किया जाए। दैट मीन्स उसका एक फॉर्मल नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो जब यहाँ पर इनके राइट्स को कैंसिल कर दिया गया, तो इनका फायदा एमएफएन का नेस्ले को नहीं मिला, और इसीलिए स्विट्जरलैंड ने इंडिया कंपनीज को देने वाले या इंडिया को देने वाला मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी स्टेटस वापस ले लिया। तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट ये पड़ेगा, एक तो स्विस अकाउंट पर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और दूसरी चीज है जो इंडियन टैक्स रेजिडेंट्स हैं वहां पर, उनके लाभांश पर भी, डिविडेंड पर जो टैक्स में कटौती 5% होती थी, वो बढ़कर अब कितनी हो जाएगी, 10% तक हो जाएगी। तो कुल मिला के एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला। ठीक। तो दिल्ली हाई कोर्ट वाली कहानी मैंने बताई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को क्या कर दिया, अब दैट मीन्स रिवर्स कर दिया। तो उन्होंने कहा कि व्हेन टू नेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई व्हेन अ कंट्री ज्वाइंस द ओईसीडी। तो अगर आप ओईसीडी ज्वाइन करते हैं तो ये चीजें अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, इसको बकायदा रूल एंड प्रोसीजर के तहत करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने स्टेटस वापस छीन लिया। इसके बाद एक साइक्लोन चीडो का नाम आया है। तो लोकेशन के साथ साथ नाम भी इंपॉर्टेंट याद रखें। चीडो पेम्बा कैपिटल ऑफ मोजाम्बिक एज वेल एज फ्रांस में देखने को मिला, और 90 साल में ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म आया है मयोटी, फ्रांस के मयोटी प्रोविंस में आया है। और ये कैटेगरी 4 का है, जिसकी स्पीड लगभग 220 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद डेजर्ट नाइट, ये भी आपकी एक एक्सरसाइज है जिसमें ये ट्राइलेटरल बोल लीजिए, जिसमें 3 लोग हैं, इंडिया, फ्रांस और यूएई, ये तीनों मिलकर अरेबियन सी में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक टाइप का ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट है, जो डिफरेंट टाइप के कॉम्बैट सिनेरियो से चैलेंजेस जो मिलते हैं उनको दैट मीन्स करने के लिए इस टाइप की एक्सरसाइज की जाती है। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से एयरक्राफ्ट लाइक सुखोई 30 एमके सीरीज एंड जगुआर्स पार्टिसिपेट करेगा, फ्रांस का राफेल जेट, और इसके साथ साथ कई सारे इंडो पैसिफिक और पर्शियन गल्फ में डिफेंस टाइज को बढ़ाने के लिए ये सब स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ इंडिया और फ्रांस कई सारे दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए कई सारे एक्सरसाइज पहले से करता आया है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, जिसमें शक्ति है, वरुण है, गरुण है, नाम जरूर याद रखिए, गरुण जो कि एयरफोर्स के साथ होती है, वरुण वायु दैट मीन्स नेवी के साथ, और फिर आपका शक्ति होगी जो कि आर्मी के साथ। ये डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज कराई जाती है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। तो आई होप कि वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
तो इनको बेहतर तरीके से रिवाइज करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।